दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा कि ईरान में वो कौन सी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जिससे भारत के लिए कुछ तनाव बढ़ सकता है। हालांकि उससे पहले आपसे एक अनुरोध करूंगा कि इस बार 26 जनवरी की परेड आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें कुछ नया होने वाला है। और वो नया क्या है कि इस बार की 26 जनवरी की परेड में भारतीय सेना का एनिमल स्क्वाड शामिल होगा। इस एनिमल स्क्वाड में ऊंट शामिल होंगे, जंसकारी टट्टू शामिल होंगे, शिकारी पक्षी शामिल होंगे और इसमें आर्मी डॉग शामिल होंगे। इसलिए आप परेड को जरूर देखें। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की ओर बढ़ने से पहले जब मैं पश्चिम बंगाल की ओर देखता हूं तो हालात बेहद चिंताजनक है। अब बात यहीं तक सीमित नहीं रह गई कि एक प्राइवेट कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी नौकरी घोटाला और बड़े पैमाने पर काले धन को लेकर एक छापा पड़ा। वहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपने पुलिस अफसरों को लेकर पहुंचती हैं और कुछ फाइलों को लेकर भागती हैं। कुछ फाइलें और एक लैपटॉप लेकर भागती हैं। क्या था उस फाइलों में, क्या है उस लैपटॉप में, जो सुरक्षा एजेंसियों से, जो ईडी जैसी एजेंसियों से छिपाना चाहती हैं ममता बनर्जी। क्या ममता बनर्जी के सारे घोटाले इसी फाइलों में और इसी लैपटॉप में छिपे हुए हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। जब वो मामला अदालत में पहुंचा, हाई कोर्ट पहुंचा, तो कहीं हाई कोर्ट ममता बनर्जी के खिलाफ कोई निर्णय ना दे दे, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हाई कोर्ट परिसर के अंदर उस कोर्ट रूम को घेर लिया और उस कोर्ट रूम में घुस गए। जज के द्वारा तमाम अनुरोध करने के बावजूद टीएमसी के कार्यकर्ता कोर्ट रूम से बाहर नहीं आए और अंततः जज उठ के चले गए, क्योंकि उनको ये लगा कि शायद निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती। निश्चित रूप से स्थिति चिंताजनक है, लेकिन अनेक मित्रों का यह कहना है कि यदि स्थिति चिंताजनक है ही तो केंद्र सरकार ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करने का कदम क्यों नहीं उठा रही। और एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि ममता बनर्जी की सरकार के रहते हुए पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हो जाएंगे, इसमें बहुत शक है। और शक नहीं, निश्चित है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। लेकिन उसके बाद भी केंद्र सरकार ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करने का कदम नहीं उठा रही। यहां कुछ लोगों का यह कहना है कि केंद्र सरकार को लगता है, भाजपा को लगता है कि यदि ममता बनर्जी को बर्खास्त करके पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो ममता बनर्जी के लिए सहानुभूति पैदा हो जाएगी पश्चिम बंगाल की जनता में और ममता को हराने का भाजपा का सपना रखा रह जाएगा। लेकिन इसके विपरीत में एक विचारधारा है, और वो यह है विचारधारा कि क्या हम सिर्फ इसलिए कि कहीं चुनाव ना हार जाएं, एक सरकार की गुंडागर्दी होते हुए देख सकते हैं। एक सरकार सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रही है, कानून का पालन करने वाली एजेंसियों को अपना काम नहीं करने दे रही है, लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ न्यायपालिका को काम नहीं करने दे रही है। क्या हम उसको देखते रहेंगे? हालांकि एक तीसरा पक्ष भी है, और वो तीसरा पक्ष कांग्रेस से प्रभावित है। कांग्रेस का कहना है कि पर्दे के पीछे नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के गहरे अच्छे रिश्ते हैं, और ये नूरा कुश्ती है। और ये कुश्ती सिर्फ इस बात की है कि या तो ममता बनर्जी की सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में, या भाजपा की बने, किसी भी कीमत पर कांग्रेस की ना बने। कांग्रेस समर्थक एक पत्रकार ने यहां भी लिख दिया, यहां तक लिखा कि जिस तरीके से मुलायम सिंह इस रणनीति पर चलते थे कि या तो भाजपा या मैं,
और पर्दे के पीछे मुलायम सिंह और भाजपा के बीच में एक अघोषित सहमति रहती थी। वो स्थिति पश्चिम बंगाल की है। फिलहाल सच क्या है, फिलहाल इस बात पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। हालांकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो छोटे मुंह बड़ी बात है। मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति को पागल कहने का कोई अधिकार नहीं है और ये गलत भी है, लेकिन परिस्थितियां अब ऐसी पैदा हो रही है कि सिर्फ मैं नहीं, अमेरिका में बड़े बड़े सीनेटर, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े राजनीतिक चिंतक ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के मानसिक स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। आरोप तो पहले से भी लगता है, लेकिन एक ताजा बयान आया है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा है कि वेनेजुएला में सरकार गिराने के बाद कि यदि वेनेजुएला की विपक्षी नेता अपना नोबेल पुरस्कार मुझे दे देंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। उनके इस बयान ने उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि पुरस्कार वेनेजुएला के विपक्षी नेता का ही रहेगा। यदि वो अपना पुरस्कार, जो भी उनको धनराशि मिली है, जो उनको प्रतीक चिन्ह मिला है या जो प्रमाण पत्र मिला है, यदि वो डोनाल्ड ट्रंप को दे भी देंगी तो पुरस्कार विजेता के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं आएगा। पुरस्कार विजेता के रूप में वेनेजुएला के विपक्षी नेता का ही नाम आएगा। इसलिए ये प्रश्न उठ रहा है। इधर वेनेजुएला में तख्ता पलट के बाद अमेरिका ने एक तरफ ये कहा है कि वो भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को तैयार है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी प्रतिबंधों से पहले भारत वेनेजुएला का तेल का एक बड़ा खरीदार हुआ करता था। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति के टेबल पर वो बिल मौजूद है कि भारत पर 500% टैरिफ भी लगाया जा सकता है। इधर इन दोनों के जवाब में भारत के विदेश मंत्रालय ने दो टूक कहा है कि हम किससे तेल खरीदेंगे और किससे तेल नहीं खरीदेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन तेल हमें हमारी शर्तों पर देता है, कौन हमें तेल सस्ते रियायती दरों पर देता है और किसके तेल से उचित दरों पर, उचित मूल्यों पर हम अपने देश के ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। हमें उन्होंने 500% टैरिफ और वेनेजुएला के ट्रंप के तेल की ऑफर को एक तरीके से भारत ने साफ कर दिया है कि भारत किसी लालच और किसी दबाव में नहीं आएगा। भारत अपने हितों को देखकर तेल खरीद का फैसला करेगा। निश्चित रूप से मोदी सरकार के इस कदम के लिए बहुत बहुत बधाई। और अब मैं लेकर चलता हूँ आपको ईरान, जहां पर एक मीडिया कह रहा है कि ईरान की स्थिति बहुत नाजुक है, और स्थिति इतनी नाजुक वो बता रहा है कि आज मैं शनिवार की शाम को अब लगभग 8:30 बजे वीडियो बना रहा हूं, और यह वीडियो आपको रविवार 11 जनवरी शाम 5 बजे के आसपास मिलेगा। और उस मीडिया के हिसाब से लगता है कि हो सकता है जब तक ये आपको वीडियो मिले तब तक ईरान में तख्ता पलट हो जाए और ईरान में नई सरकार बन जाए। लेकिन दूसरी ओर एक मीडिया ऐसा भी है जो चीन से प्रभावित है, जो ईरान से प्रभावित है, जो रूस से प्रभावित है और जो भारत के वामपंथ से प्रभावित है। वो कह रहा है कि हालात इतने गंभीर नहीं है, और वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकी समर्थक मीडिया हालात को बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। हालांकि हालात बढ़ा चढ़ा कर बता रहा हो या बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया जा रहा हो, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि ईरान की स्थिति नाजुक है। ईरान में न केवल अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, बल्कि ईरान जहां पर शिया बहुल सरकार है, शिया संप्रदाय की सरकार है, वहां शिया महिलाओं के साथ भी ऐसा अमानवीय व्यवहार हो रहा है जो कल्पना से परे है।
फिलहाल अल्पसंख्यकों की स्थिति तो दयनीय है ही। हालांकि मैं आपको बता दूं, ईरान में हिंदू नहीं है, ईरान में भाजपा भी नहीं है, ईरान में बजरंग दल भी नहीं है, और ईरान में विश्व हिंदू परिषद भी नहीं है, आरएसएस भी नहीं है। उसके बाद भी ईरान में सुन्नी मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। हालांकि सुन्नी राष्ट्रों में यही स्थिति शिया संप्रदाय की होती है। उधर जो बहावी मुसलमान होते हैं, स्थिति यह है कि ईरान में उनको कब्र भी नसीब नहीं होती। और जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, उनके साथ तो ये हालात पैदा कर रखे हैं ईरान की वर्तमान सरकार ने कि छोटी छोटी बातों पर उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। हालांकि इन तमाम बातों के बावजूद ईरान के मीडिया और कुछ वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो मैंने बताया, उसका कहना है कि ईरान में धरना प्रदर्शन इतने ज़्यादा नहीं है, पूरे ईरान में नहीं है, और वेस्टर्न मीडिया बढ़ा चढ़ा के अपनी बात कर रहा है। उसने कहा कि ईरान के अंदर यदि हम छोटे शहरों की गणना करें तो 1200 से ज़्यादा मिडिल टाउन्स हैं, मतलब बड़े शहर नहीं, तेहरान जैसे बड़े शहर नहीं, जो थोड़े छोटे शहर हैं। और इस मीडिया का दावा है कि लगभग 213 शहर प्रदर्शनों से प्रभावित है। और यह मीडिया जो ईरान समर्थक है या रूस और चीन से प्रभावित है, इसका कहना है कि ईरान के लगभग 1000 छोटे शहर ऐसे हैं जहां पर प्रदर्शनों का कोई भी प्रभाव नहीं है, वहां कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन इस मीडिया ने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। वो गंभीर आरोप आपको बताने जा रहा हूं। इस गंभीर आरोप के अनुसार अमेरिका की ग्रीन बैरेट जो स्पेशल फोर्स है, उसकी करीब 5 से 10 टीमें इराक बॉर्डर से ईरान के अंदर घुस गई हैं। हर टीम के अंदर लगभग 12 स्पेशल कमांडोज हैं। ये कमांडोज वो हैं जो भीड़ में रम जाते हैं और भीड़ को ट्रेन भी करते हैं, गाइड भी करते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए विद्रोहियों को एजुकेट भी करते हैं, और जिनके पास आधुनिक हथियार भी हैं, जो रात के अंधेरे में भी अपने उन उपकरणों से देख सकते हैं, अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं, और अपने निशाने या अपने टारगेट को अपने निशाने पर ले सकते हैं। एक टीम में 12 सदस्य मौजूद हैं और हर टीम का लीडर एक कैप्टन है। और इनका कहना है कि यही जो 5 से 10 टीमें हैं, ये तितर-बितर हो गई हैं। 5 से 10 टीमों का मतलब हो गया 12 पंजे 60, 60 से 120 अमेरिका के स्पेशल कमांडोज हैं ग्रीन बैरेट के, जो इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं इराक बॉर्डर से ईरान के अंदर। और जहां जुलूस निकलते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं, ये भीड़ में शामिल हो जाते हैं और भीड़ का फायदा उठाकर, भीड़ में छुपकर ईरान के सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाते हैं ताकि प्रदर्शन हिंसक हो जाए और ईरान के सुरक्षा बल भी गोलियां चलाने को मजबूर हो जाए। अपने इस आरोप की पुष्टि के लिए ईरान ने एक वीडियो जारी किया है। ये कैमरान शहर का है और इस वीडियो में हमें दिखता है
कि नकाबपोश कोई हथियारबंद है जो IRGC के कमांडरों के सैनिकों पर गोली चला रहा है। फिलहाल ये कितना सच है और कितना झूठ है इस बारे में अभी कुछ भी पुष्टि नहीं है, लेकिन चूंकि ईरान ने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा एक कमांडो दिखाई दे रहा है, तो इस बात की संभावना है कि ऐसा हो भी सकता है। और यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। दूसरी ओर इस मीडिया का एक और भी कहना है कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका किसी भी क्षण हमला करने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का यह कहना है कि जो समय लग रहा है बस वो इसलिए लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल अपने अपनी फोर्सेस को उस पॉइंट पर लोकेट कर रहे हैं जहां से उनकी सेना को ईरान में घुसना है, ईरान में अपने ऑपरेशंस को अंजाम देना है और इजराइल और ईरान के अंदर तख्ता पलट करवाना है, और इसीलिए टाइम लग रहा है। इधर इसके विपरीत ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामनेई ने शुक्रवार को अपने भाषण में साफ कहा सरकार को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कुछ लोग अब प्रदर्शन कर रहे हैं अब उनसे बातचीत का समय नहीं है, उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। और उन्होंने स्पष्ट कहा IRGC के सुरक्षा बलों को, IRGC ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स है जो ईरान की सरकार के प्रति जवाब दे रही है, ईरान के राष्ट्रपति के प्रति जवाब दे रही है, बल्कि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामनेई के प्रति जवाब दे है। उनको निर्देश दिया गया है कि इन प्रदर्शनकारियों को कुचल दो और इनको कुचलने के लिए जो भी हिंसा का प्रयोग करना पड़े उस हिंसा का, उस बल का प्रयोग करो, उस हथियारों का प्रयोग करो। इसके जवाब में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आ गया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के बहादुरों के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने ईरान के प्रदर्शनकारियों से कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, आपको हर संभव सहायता अमेरिका पहुंचाएगा और यदि आवश्यकता पड़ी और यदि अमेरिका को ऐसा लगा कि ईरान आपको कुचलने के लिए, आपको मौत के घाट उतारने के लिए अपने आधुनिक हथियारों का, अपने हथियारों का अति प्रयोग कर रहा है, तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, अमेरिका ईरान की धरती पर आएगा, अमेरिका आपकी रक्षा करेगा और अमेरिका इस शिया संप्रदाय की इस्लामिक सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। फिलहाल कुछ निष्पक्ष एजेंसियां जिनको माना जाता है उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की बातों को 100% सच नहीं माना जा सकता। और एक मीडिया संस्थान का यह कहना है कि हालांकि पूरे ईरान में इंटरनेट ठप है, बिजली की सप्लाई भी लगभग ठप है, रात को बिजली दी ही नहीं जा रही है और इंटरनेट ईरान की सरकार ने बंद कर दिया है ताकि प्रदर्शन फैले ना, ताकि अफवाहें ना फैले या प्रदर्शनकारी आपस में संपर्क ना कर सके। लेकिन इसका कहना है कि हमने स्टारलिंक के इंटरनेट के मार्फत ईरान के बहुत सारे अस्पतालों के डॉक्टरों से संपर्क किया और उन अस्पतालों ने कहा कि दबाव बहुत ज़्यादा है, अस्पताल घायलों से भरे पड़े हैं। और जो घायल आ रहे हैं, खास बात यह है कि आयतुल्लाह खामनेई के प्रति जो जवाब दे के प्रति वफादारी रखने वाले जो IRGC कमांडर्स हैं, जो IRGC के सैनिक हैं, वो प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए
हवा में गोलियां नहीं चलाए जा रहे जैसा कि होता है, वो उनके पैरों पे भी गोली नहीं मार रहे, वो उनके सिर को निशाना बना रहे हैं, वो उनकी आंखों पर गोलियां मार रहे हैं। इसलिए अस्पतालों में उन लोगों की भरमार है जिनकी आंखें फूट गई हैं, आंखों में गोलियां फंसी हुई हैं, जिनके सिर में और जिनके गर्दनों में गोलियां फंसी हुई हैं। दोस्तों, यदि ये हालात है तो ये चिंताजनक है। चाहे सच कुछ भी हो, चाहे ईरान की सरकार सही हो, चाहे प्रदर्शनकारी सही हो, लेकिन जनता के ऊपर इस तरीके के बल प्रयोग को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और जब ईरान के अस्पताल फिलअप हो गए हैं, खुद ईरान के डॉक्टर्स ये बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है कि प्रदर्शन बस ईरान के कुछ ही शहरों तक सीमित हो। इसके पीछे एक और भी, मैं आपको एक वीडियो मैंने देखा, और उस वीडियो में मैंने देखा है तेहरान, जो ईरान की राजधानी है, भीड़ ने तेहरान में इस्लामिक सत्ता का जो प्रतीक चिन्ह है उसको तोड़ दिया, और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सुरक्षा बल पीछे हट गए। इसका मतलब यह हुआ कि रूस, चीन समर्थक, ईरान समर्थक या भारत के वामपंथ समर्थक जो मीडिया कह रही है कि बस ईरान के कुछ ही शहरों में ऐसा प्रदर्शन है, शायद ये सच नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, आपको याद करिए 26 जनवरी के आसपास जब भारत में खालिस्तान समर्थक ताकतों ने किसान आंदोलन का वेश बनाकर दिल्ली के अंदर प्रदर्शन करा था और लाल किले पर कब्जा करके भारत के राष्ट्रध्वज को गिरा दिया था। कुछ लोग कर रहे हैं इसलिए, और उसके बाद वो प्रदर्शन तितर बितर हो गया। कुछ दिनों में वो प्रदर्शन के असली पोल खुल गए और साफ पता लग गया कि उस किसानों से उस आंदोलन का कोई संबंध नहीं था। वो जो आंदोलन था पूरे सीधे सीधे खालिस्तानी ताकतों के द्वारा संचालित था। उसको पंजाब की सरकार का समर्थन था जो भाजपा विरोधी थी, और उसको कनाडा और अमेरिका से समर्थन मिल रहा था, और भारत के अंदर जो कनाडाई, जो खालिस्तानी ताकत थी, वो समर्थन दे रही थी। तो इसी तरीके से तेहरान में जो इस्लामिक प्रतीक चिन्ह को गिराया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान की यह सरकार गिरने वाली है। फिलहाल सच क्या है और झूठ क्या है, ये बात है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, जब हम भारत के नजरिए से सोचते हैं तब कुछ और बात दिमाग में आती है, और जब हम ईरान की जनता के नजरिए से देखते हैं तो बात दिमाग में कुछ और आती है। आप सुन्नी, ईसाई, वहाबी मुसलमानों को तो छोड़ दो, ईरान में जो गरीब शिया मुसलमान हैं उनकी महिलाओं का जीवन नरक है ईरान के अंदर। सच वो है तो शायद मैं वीडियो में भी आपको बताना नहीं चाहता। ईरान में यदि आप एक गरीब इंसान हैं तो आपको अपनी बेटियों, अपनी बहनों और अपनी पत्नियों की इज्जत तो बचाना बड़ा मुश्किल काम है। इसका कारण ईरान के कानून है, और हालात यहाँ तक है कि ईरान के अंदर जो गरीब लोग हैं वो अपने घरों में अपनी बहनों, बेटियों और अपनी पत्नियों को, बच्चियों को ताला लगा कर बंद रखते हैं कि पता नहीं कब कौन सा दरिंदा आ जाए और उनके घर की महिलाओं को उठा के ले जाए। क्योंकि यदि कोई दरिंदगी होती है उसकी कोई सुनवाई नहीं है, ना महिलाओं को अपने साथ दरिंदगी की शिकायत करने का अधिकार है, ना उनके घर के पुरुष दरिंदगी की शिकायत कर सकते हैं। कानून बिल्कुल ऐसे हैं कि कुछ अनजान लोग जो आप रिश्तेदार भी नहीं है उनसे कलवाना पड़ेगा दरिंदगी हुई। बहुत बुरे हालात है। ये तेहरान के कुछ और वीडियो भी मैंने देखे, और उस वीडियो में देख रहा हूँ कि ईरान की भीड़, जिसमें युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता के फोटो को आग लगा रही है। तो आक्रोश बहुत ज्यादा है।
जब मैं ईरान की जनता की ओर से देखता हूँ, ईरान में महिलाओं के ऊपर अत्याचारों को देखता हूँ, जब हम ईरान के अंदर सुन्नी मुसलमानों पर, बहावी मुसलमानों पर, ईसाई समाज के लोगों पर अत्याचारों को देखते हैं, तो ये लगता है कि ईरान की वर्तमान सरकार को गिरना ही चाहिए, ईरान की सत्ता बदली जानी चाहिए। लेकिन जब भारत के हितों की ओर देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि यदि आयतुल्ला खामनेई की सरकार गिर गई, यदि वो गिरेगी तो दूसरी सरकार आएगी और वो सरकार अमेरिका समर्थक होगी, तब भारत के लिए चिंता की लकीरें बढ़ जाएंगी। हालांकि आयतुल्ला खामनेई की सरकार ने भी भारत से बहुत अच्छे संबंध रखे हुए रहे, वो चाहते तो बहुत अच्छे संबंध रख सकते थे, खासकर मोदी सरकार ने बहुत प्रयास किया। भारत की जनता का भी लगाव है ईरान से, लेकिन ईरान की धार्मिक सत्ता है, ये जब तब बयानों को देकर भारत की जनता को नाराज कर देती है। लेकिन फिर भी जो अमेरिकी समर्थक सरकार आएगी, ये उतनी बुरी सरकार नहीं है भारत के नजरिए से। सवाल यह है फिर क्या होना चाहिए ईरान में भारत के नजरिए से। मेरे विचार से जो फिलहाल जो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल है, उस दल के अधिकांश लोग जो हैं और जो ईरान के सैन्य विश्लेषक हैं, वो लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं कि ईरान को भारत से बहुत अच्छे रिश्ते रखने चाहिए, लेकिन ईरान की धार्मिक सत्ता उनके इरादों पर पानी फेर देती है। तो यदि ऐसा हो जाए कि ईरान का वर्तमान जो राजनीतिक समाज है, जो सत्तारूढ़ समाज है, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी हैं, वो इस ईरान की धार्मिक सत्ता को सत्ता से बाहर कर दें, इसको ईरान छोड़ने को मजबूर कर दें। हालांकि खबर यह भी है कि आयतुल्ला खामनेई ने अपने सारे रिश्तेदारों को और अपने बच्चों को ईरान से बाहर भेज दिया और वो तेहरान में अकेले हैं, और किसी भी समय आपात परिस्थिति में वो तेहरान छोड़कर भाग सकते हैं, और खबर यह है कि वो माफ हो जाएंगे। लेकिन ऐसी खबरों की पुष्टि नहीं हुआ करती। लेकिन यदि ईरान की वर्तमान राजनीतिक सत्ता इस ईरान की धार्मिक सत्ता को, इस धार्मिक सत्ता का दखल ईरान के प्रशासनिक माहौल में बंद कर दे और इन कट्टर धार्मिक कानूनों को खत्म कर दे, ईरान में महिलाओं को, पुरुषों को सम्मानजनक अधिकार दिया जाए, महिलाओं के साथ जो दरिंदगियां हो रही हैं वो सरकार उसको रोके, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों का संज्ञान ले और महिलाओं को अपनी शिकायत कहने का अधिकार हो, तो मुझे लगता है प्रदर्शन हो जाएंगे। उससे ईरान की वर्तमान राजनीतिक सरकार बची रहेगी और उसमें भारत का भी हित होगा। लेकिन यदि ईरान के अंदर ये पेजेश्कियान सरकार गिर जाती है, आयतुल्ला खामनेई को ईरान छोड़कर भागना पड़ता है, तो बहुत संभावना है कि शाह पहलवी ईरान के अंदर आएंगे और उनकी सरकार बनेगी। ये संभव है कि वो भारत के लिए नई चुनौती पेश कर दें। भारत के सामने फिलहाल पाकिस्तान से संबंध बहुत अच्छे नहीं है और अमेरिका भारत को एक मोहरे के रूप में, अमेरिका पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हालात बांग्लादेश में भी चिंताजनक है। हमें 1971 का युद्ध याद रखना चाहिए। जब 1971 का युद्ध हुआ था, हालांकि उस युद्ध में भारत ने विजय प्राप्त करी थी, और यह भी सच है कि भारतीय सेनाओं ने जो अदम्य शौर्य और साहस दिखाकर जो विजय प्राप्त करी थी, भारत की राजनीतिक सत्ता ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस जीत का कोई भी फायदा भारत को नहीं उठाने दिया और पाकिस्तान हार कर भी जीत गया, और ये सब कुछ इंदिरा गांधी के कारण हुआ। लेकिन 1971 के युद्ध में सऊदी अरब के अलावा जो पाकिस्तान को दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक मदद करी थी भारत के खिलाफ,
वो ईरान की सरकार ने करी थी। और उस वक्त ईरान में अमेरिकी समर्थक सरकार थी, अमेरिका समर्थक सरकार थी, जिसने ईरान की ओर, पाकिस्तान की ओर सिर्फ आर्थिक खजाने का मुंह ही नहीं खोल दिया था, बल्कि पाकिस्तान को मुफ्त तेल देना शुरू कर दिया था। सऊदी अरब और ईरान ने उस समय पाकिस्तान से कहा था, पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की जनता को, पूरे पाकिस्तान को तेल की जितनी भी जरूरत होगी उसकी आपूर्ति हम बिना पैसे के करेंगे, आप भारत से युद्ध करो। तो इसलिए मेरा कहना है कि यदि ये खामनेई सरकार गिरती है, पेजेश्कियान सरकार गिरती है, तो फिलहाल भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत खराब हैं, भारत और बांग्लादेश का संबंध बहुत खराब है, और 2026 में भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में फिर कुछ टकराव हो जाए, इसको इनकार नहीं करा जा सकता। बांग्लादेश लगातार कुछ हरकतें करने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उस पर पाकिस्तान की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, वो अमेरिका के डीप स्टेट का मोहरा है। ऐसे में ईरान के अंदर भी अमेरिकी सरकार, अमेरिका समर्थक सरकार आ गई, भले ही उसके इजराइल से बहुत अच्छे संबंध हो, क्योंकि निश्चित है कि जो नई सरकार आएगी उसका इजराइल से अच्छे रिश्ते होंगे, लेकिन वो भारत के लिए चिंताजनक होगी। इसलिए फिलहाल ईरान का रिजाइम चेंज ना हो, इसी में भारत की भलाई है। फिलहाल शाहरजा पहलवी और नेतन्याहू के बीच में कुछ मीटिंगें हुई थी, इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच में। ईरान में वो तस्वीरें भी साझा की जा रही हैं ईरान के सरकार के द्वारा, और ईरान के लोगों को बताया जा रहा है कि इजराइल षड्यंत्र कर रहा है, आप इस षड्यंत्र से सावधान रहो। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि ईरान की वर्तमान जो सत्ता है लाखों लोगों के बलिदान के बाद बनी है, और इसको महज अमेरिका और इजराइल के समर्थक कुछ तत्व ईरान की सरकार को नहीं गिरा सकते। फिलहाल देखते हैं क्या होता है, ईरान में सरकार गिरती है या ईरान में सरकार बचती है। और यदि ईरान में नई सरकार बनती है तो वो भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है ये देखना होगा। लेकिन फिर भी ये खुशी के साथ कहूँगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में प्रधानमंत्री इस वक्त कठपुतली प्रधानमंत्री नहीं बैठा हुआ है कोई। भारत की सत्ता को अमेरिका का डीप स्टेट नहीं चला रहा है, जैसा कि 2014 से पहले चला रहा था। भारत की सत्ता को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI नहीं चला रही है, जैसे कि 2014 से पहले चला रही थी। भारत में वो सरकार नहीं बैठी हुई है जिसने कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना के हाथों में गुलेल पकड़ा दी थी। अब दिल्ली के अंदर वो सरकार बैठी है जिसने आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के लिए भारत की सेना के हाथों में दुनिया के श्रेष्ठतम उपकरण उपलब्ध कराए हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। यदि चुनौती ईरान में किसी अमेरिकी समर्थक सरकार से भी आएगी तो विश्वास है मोदी सरकार पर, विश्वास है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, योगी आदित्यनाथ और अजीत डोभाल की इस टीम पर कि हर संकट से मुकाबला करने में ये सक्षम है। चर्चा के विषय में चर्चा आज यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। और चलते चलते फिर कह रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक बार फिर आप सभी को नमस्कार।